गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स तक हमारा चैप्टर हो चुका है। तो अब हमारा लास्ट एक फाइनल चैप्टर बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा हमारे सिलेबस में, दैट इज़ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। अमलगम इस चैप्टर में देखो, हम इसका ज़्यादातर जो हमारा टॉपिक हमारा टारगेट रहेगा, इसमें से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो हमारा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है वो हम इसमें कवर कर लें। तो अमलगमेशन, अच्छा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप अपना फाइनल अकाउंट्स का सारा रिवाइज़ कर लेंगे, थियोरी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचता है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। देखो, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कंपनीज़ का। अब तक हमने एक कंपनी बनाई है, उसमें शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, उसके अकाउंट्स बना लिए हैं। अब हमारी कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में चलती है, जैसे वो चल रहा है उसको। फिर है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। अमलगमेशन का क्या मतलब होता है कि जब आपको ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, अगर आपको ये लगने लग जाए कि आपने या तो जो जिस बिज़नेस में आपकी कंपनी है उसी बिज़नेस में दूसरी भी कंपनी है, जिसकी वजह से कंपटीशन दोनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ए कंपनी है, बी कंपनी है, इसका भी मान लो कपड़े बनाने, इसका भी क्लोथिंग का बिज़नेस है। बी कंपनी है, इसका भी क्लोथिंग का बिज़नेस है, या फिर दोनों का नेटवर्क का बिज़नेस है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का, सिम कार्ड का बिज़नेस है दोनों का। अब और भी ज़्यादा कंपनीज इसमें आ रही हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज कंपनीज़ हैं मान लो, या जो और छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, वे आपस में उनको ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। तो कई बार क्या करते हैं, वे कंपटीशन को कट करने के लिए, ताकि ज़्यादा प्लेयर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा कंपटीशन हो रहा है उससे बचा जा सके, और अगर वे साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा तो उनको मैनेज करने में इजी रहेगा। तो कंपनीज़ कई बार डिसाइड करते हैं कि हम जो है साथ में मिलके काम कर लेते हैं। मान लो एक कंपनी है जो ए और बी, इसकी किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और बी कंपनी के पास किसी और चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। अब ये दोनों अगर आप सोचते हैं कि अगर हम आपस में मिल जाएं, मिल के काम करें, तो हम एक दूसरे को जो हमारे कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस हैं, उसका आधा हिस्सा जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन उसमें मैं कर लूँगा, और जो दूसरा हिस्सा है जिसके लिए मुझे बाहर से हायर करना पड़ता है, बाहर खर्चा करना पड़ता है, अगर मैं बी कंपनी के साथ मिल के काम करूँ तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बच जाएगा, और वो वाला पार्ट क्योंकि बी की स्पेशलाइजेशन उसमें है तो हम दोनों मिलके वो काम कर सकते हैं। और दोनों का एट द एंड पर्पस क्या है, क्लोथिंग का बिजनेस है। तो जब ऐसे सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, या उनको कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य है जिससे वो साथ में मिलकर काम कर सके, जैसे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आप जितने स्केल पे बिज़नेस कर रहे हो, वो स्केल, उस बिज़नेस करने से आपको खर्चा कम हो और रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मतलब कि आपने जो स्केल पे आप बिज़नेस कर रहे हो वो लार्ज स्केल है, जिस भी स्केल पे आप बिज़नेस करें, स्मॉल है, लार्ज है, आपको उतने स्केल पे खर्चा कम रहे और रिवेन्यू ज़्यादा मिले, इसीलिए उसको कहा जाता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है, ताकि आपका वेस्टेज कम से कम हो। तो जो आपको ऐसे, आपका बिज़नेस का नेचर सिमिलर है, आपके खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, उनको काटना है, आपको अपने कंपटीशन कम करना है, तब कंपनीज़ आपस में डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलके ये काम कर लेते हैं। आपको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, और जो छोटे बिज़नेस हैं या फिर जो फ़ॉरेन पर्सन हमारे एरिया में आए हैं, हम उनको ईज़िली निकाल सकें। तो इन सिचुएशंस में जब दो कंपनीज़ आपस में मिलके काम करने की सोचते हैं तो उनको कहते हैं अमलगमेशन, कि वे अमलगमेट हो रहे हैं। अब वे साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलके काम करना, अब वो किस तरह से मिलके काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। क्या अमलगमेशन हो रहा है, क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर एक आगे आता है रिकंस्ट्रक्शन, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से हो रहा है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये आप आगे आगे पढ़ोगे कि मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि कंपनीज आपस में अमलगमेट क्यों करती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे लिखा है समटाइम कंपनीज कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस कंबाइन टुगेदर टू ऑब्टेन द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड अवॉइड द कंपटीशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं।
फिर टू इजीली अंडरस्टैंड तो फॉलोइंग वर्ड्स हैं जिनका इनके साथ कनेक्शन है। देखो, अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन। अमलगामेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी ए, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था, कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, इनका कोई पर्पस रहा या तो कंपटीशन कम करना या फिर साथ में मिलकर बिजनेस करना, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज ले सके, क्योंकि इनका सिमिलर बिजनेस है। अब ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं और अपनी एक दोनों मिलके अलग एक कंपनी बनाते हैं, मान लो सी कंपनी है वो, ठीक है, और दोनों मिलके उसमें काम करेंगे, दोनों उसको ऑपरेट करेंगे। अभी तक अलग अलग हैं, कहते हैं कि दोनों मिलके एक अलग कंपनी बना लेते हैं सी, जिसका ये बिज़नेस होगा और वो लार्ज स्केल पे हम काम कर सकेंगे। तो ये क्या हुआ, अमलगामेट हो गए, दोनों आपस में मिल गए हैं। फिर है एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, इनका बिज़नेस का नेचर सिमिलर हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। सिमिलर नेचर ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर क्या क्या करते हैं कि मान लो दोनों का नेचर बिज़नेस का सेम है और बी जो है ये स्मॉल है कंपनी, ठीक है, और ए जो है वो लार्ज कंपनी है, और बी में कोई ना कोई पोटेंशियल दिखता है कि अगर मैं इसको अपने साथ लेके आऊँ तो इसका मतलब मेरे को बी का फलाना फलाना कोई एडवांटेज हो सकता है और मैं अपने बिज़नेस को एक लार्ज स्केल पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब कोई लार्ज कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है, ठीक है, इसके पास जाती है अमलगामेट होने के लिए, और ये इसके पास वापस आ भी जाता है, कहता है कि हाँ मैं आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको कहते हैं एब्जॉर्ब करना, कि ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो बी है उसकी अलग से एंटिटी आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है, अब वो ए कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसके अंडर काम कर रहा है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, बी को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो अमलगामेशन में क्या था, अमलगामेशन में क्या था कि एक न्यू कंपनी बनती है, ठीक है, दो कंपनी है वो मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं, दो या तीन जितनी भी कंपनियां हैं वो आपस में मिलके एक नई कंपनी बनाती है, तो इसमें न्यू कंपनी फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि नई कंपनी बने ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि जो बड़ी कंपनी है जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, एसेट्स ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो छोटी कंपनी को अपने अंदर विलय कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। इसमें नई कंपनी नहीं बनी है कोई, ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है। फिर भैया ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अमलगामेशन के और एब्जॉर्प्शन के, टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, फिर टू सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू सिक्योर कैपिटल फॉर अचीविंग द टारगेट रिक्वायरिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कि अगर मान लो दो कंपनीज़ हैं उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, मान लो कोई ए कंपनी है इसके पास कोई, इसके दिमाग में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का आता है कि भाई अब ये डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, और एक बी कंपनी है वो भी डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन ए जो है वो लार्ज है और बी है स्मॉल कंपनी है। ए के पास पैसा तो है लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं बी को अपने साथ ले लूँ तो हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब तक हम डोमेस्टिक ऑपरेशंस करते हैं, अब हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी अपना कर सकते हैं अपना सामान। तो ये दोनों साथ में मिलके, या तो दोनों साथ में मिलके कर लें, या फिर बी जो है ए के अंडर आ जाए और ए के नाम से ही नई वो जो कंपनी है वो चलती रहे ए के नाम से, और बी की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। तो ये तरीका होता है कि ये एक उद्देश्य होता है जो जिसके लिए ये लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज कैपिटल फॉर अचीविंग द लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब उसको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना तो उसको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अब उसको अपना सेटअप भी बड़ा दिखाना पड़ेगा, सेटअप बड़ा दिखाना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो अमलगामेट करे या एब्जॉर्प्शन करे। फाइन। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ हाई सैलरीड एक्सपर्ट्स। जो आपको अगर अपनी कंपनी में ये लग रहा है कि कुछ लोगों को एक ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, लेकिन आप उनको नाराज़ करके निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, उनके पास टैलेंट इतना है, तो आप सोचते हो कि अगर मैं एक और कंपनी अपने अंडर ले लूँ तो मेरे जो पर्सन है इसकी उसी सैलरी में अगर काम चल जाए, ठीक है, कि मेरा कोई ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जिसकी कैपेसिटी, जिसका टैलेंट अभी उतना यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा मेरी कंपनी में जितना उसका हो सकता है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए भी अपना नया ऑपरेशन कर सकते हो। फिर है टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द लार्ज एरिया। फिर है टू अटेन ऑल द अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग कर दिया है, ना तो वो अमलगामेट हुआ है ना ही वो एब्जॉर्ब हुआ है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन नेचर। ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई नई कंपनी बनाना या कोई आपस में मिलके काम करना, इसका ये उद्देश्य नहीं होता है। रिकंस्ट्रक्शन आप जब करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नई कंपनी बनानी है, यही आपका उद्देश्य है, या फिर आपको नए एरियाज़ में जाना है, नए बिजनेस एरियाज़ में जाना है या नई मार्केट में जाना है, ये आपका उद्देश्य नहीं होता। रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से अब सही ऑपरेट नहीं कर रही है और आपको लगता है कि जो जो दिक्कतें हैं इनको ठीक करके मैं अपनी कंपनी में ठीक सुधार करके इसको आगे चला सकता हूँ, तो उन सुधारों को रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर टू द अमलगामेशन बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। थोड़ा थोड़ा सेम होता है, बिल्कुल उसको हम अमलगामेशन नहीं कह सकते। इन एक्सटर्नल में क्या होता है, एक नई कंपनी बनती है फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक कंपनी। अब देखो इसने कहा कि अमलगामेशन जैसा होता है लेकिन अमलगामेशन होता नहीं है। अब अमलगामेशन में क्या था, दो कंपनी आपस में मिली, एक नई कंपनी बनी, दिस इज अमलगामेशन। ठीक है, इसमें पर्पस क्या था कि आपस में मिलके नया बिजनेस आपस में मिलके काम करते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, ये पर्पस था इसका। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपने पहले एक कंपनी बनाई है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है कि मेरा जो ये ऑलरेडी एक एंटिटी थी जो कि लॉस में चल रही, सिक थी ये, इसको लॉस कवर करने के लिए आपने एक नई कंपनी बनाई है तो जो कि इसको अपने अंदर ले सके। इसकी एंटिटी तो क्या हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, नई कंपनी बनेगी। अब देखो इसमें भी न्यू बनी है, इसमें भी न्यू बनी है, लेकिन इसमें दो कंपनियों के आपस में साथ में आने से बनी है नई कंपनी। और रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी को ही नई कंपनी बना दिया गया है। फ़र्क आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर प्लस बी नहीं है, ओनली द एग्जिस्टिंग कंपनी इज गेटिंग रीन्यूड। अब आता है आपका नेक्स्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक बार एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि असम टी कंपनी लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय अ न्यूली फॉर्म्ड न्यू असम कंपनी। इन सच केस द फॉर्मर कंपनी जो कि असम टी थी विल बी वाउंड अप, ख़त्म हो जाएगी, और द लेटर कंपनी विल बी द परचेजिंग कंपनी। नई कंपनी का उद्देश्य अब क्या है, पुरानी कंपनी को खरीदना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो इसका क्या है, टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेज। रिकंस्ट्रक्शन तब होता है जब आपके एग्जिस्टिंग कंपनी लॉस में चल रही होती है। टू ऑफर द शेयर होल्डर्स द शेयर विच ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल वर्थ। आपकी कंपनी में कोई एसेट ओवर वैल्यू हो रही है, आपने ओवर वैल्यू करके अपने प्रॉफिट्स दिखा रखे हैं और जिसकी वजह से आपके शेयर के प्राइसेस भी ओवर वैल्यूड हैं, इसीलिए आपको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है ताकि आप एक्स्ट्रा खर्चे या एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी हो रहे हैं उनको ख़त्म कर सको और आपके शेयर प्राइसेस की वैल्यू जो है वो ट्रू और फेयर आप शो कर सको। फिर नेक्स्ट, टू सेव द कंपनी फ्रॉम द लॉसेज इन द फ्यूचर। फिर टू रेज द फ्रेश कैपिटल। फिर ऑल टुगेदर चांस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एग्जिस्टिंग एमओए आपका सही नहीं है, आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं, ऑलरेडी जो है वो भी सही नहीं चल रही है, इसे ठीक नई ही बना लेते हैं। फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कहीं बाहर नहीं गए हो, आपने अपनी इंटरनली कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उसमें चेंज किया, या आप जो मैनेजरियल चेंज है वो कर सकते हो आप, या आपने कुछ ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से आपकी कंपनी की जो हैपनिंग्स हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। आपने अपनी कंपनी का बिजनेस का नेचर चेंज नहीं करा है, ऑपरेशंस में थोड़ा चेंज किया। अब वो ऑपरेशंस में चेंज कैसे है होता है कि आप मान लो आपने अपनी शेयर कैपिटल में चेंज कर दिया। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी कितना है, डेट कितना है। पहले मान लो प्रोपोर्शन जो था वो था 50-50 प्रोपोर्शन था। ठीक है, अब आपने इसको चेंज करके 40-60 प्रोपोर्शन कर लिया है। ठीक है, दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी,
फिर है टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स फिक्स्ड सच एज शेयर इशू एक्सपेंसेस, इनको राइट ऑफ कर दो, एक्स्ट्रा खर्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि ऐसे हैं भी नहीं हो हमारे। फिर है टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर टू देयर रियल वर्थ, अब आपके शेयर प्राइसेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ आपके प्रॉफिट और डिविडेंड्स की वजह से हो रही है। मान लो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों दिखा रखे हैं, क्योंकि आपने ऐसे खर्चे नहीं दिखा रखे हैं जिनसे आपका प्रॉफिट कम होता हो। तो आपको रिकन्स्ट्रक्ट करो, उन खर्चों को भी दिखाओ जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम होएंगे तो आपके शेयर की प्राइसेस जो है वो थोड़े स्टेबलाइज होंगे, ज़्यादा महंगे शेयर प्राइसेस नहीं होंगे। टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस, या फिर अपना डिविडेंड कम देना करो अपना। फिर टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर बाय एश्योरिंग देम द फेयर रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑन द अब इसका डिफरेंस करते हैं अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकन्स्ट्रक्शन का। देखो फर्स्ट आपका बेस है लिक्विडेशन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आपस में जो भी अमलगामेट हो रही है सारी लिक्विडेट होती हैं, एक नई कंपनी बनती है। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि कोई एक कंपनी ख़त्म होएगी, जो एब्जॉर्ब कर रही है वो तो रहेगी और जो जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से ये भी है कि अमलगामेशन में तो नई कंपनी बनती है, एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनती। रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ओनली दैट कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन विच इज़ बीइंग रिकन्स्ट्रक्टेड, जो कंपनी रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है उसी को लिक्विड किया जाता है, उसी को ख़त्म करते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, अमलगामेशन में तो बनेगी न्यू कंपनी। रिकन्स्ट्रक्शन इसमें क्या नाम है इसका, एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनती है, नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। रिकन्स्ट्रक्शन में आपकी मर्जी है, बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। अगर आप एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आते तो बनती है, इंटरनल में नहीं बनती है। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या फ़र्क है तीनों में, देखो कि अगर अमलगामेशन होते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी गोइंग इनटू अमलगामेशन इज़ यूजुअली द सेम। जो आपस में मिल रही हैं तो आप अपने बराबरी के लोगों के साथ ही तो मिल के काम करोगे। अगर कोई आपसे छोटा होगा तो आप उसको डोमिनेट करके अपने अंडर लेने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर कोई आपका बराबरी का है तो वो बराबरी वाला भी इक्वल हिस्सा मांगेगा। तो आप किसी को डोमिनेट नहीं कर, दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन इस अमलगामेशन के केस में दोनों कंपनियों की सेम होती है। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो कंपनी टेक ओवर करती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्वियसली अच्छी होगी बजाय कि दूसरी कंपनी के जो कि उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। अब आता है रिकन्स्ट्रक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ओल्ड कंपनी। अब देखो रिकन्स्ट्रक्शन है तो हमें रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब हमारी पुरानी कंपनी फाइनेंशियली ठीक नहीं थी। तो इसमें क्या करें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओल्ड कंपनी इज़ वेरी बैड। अगला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो आपका अमलगामेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने कंपटीशन को ख़त्म करना है, ठीक है। जो आपका बराबरी का लोग था आपने उसको साथ में मिला लिया, इसका मतलब आपका कंपटीशन कम हो गया है। और एब्जॉर्प्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप एक्सपेंड कर सको अपना बिजनेस। रिकन्स्ट्रक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपके जो एग्जिस्टिंग कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं आप उनको ख़त्म कर सको। फिर नेक्स्ट है शेयर होल्डर की पोजीशन क्या रहेगी नई कंपनी में। अब इसमें क्या होता है कि अमलगामेशन में जब दोनों कंपनियां की पोजीशन भी सेम है तो दोनों पुरानी कंपनियों के शेयर होल्डर जो है वो नई कंपनी में सेम ही रहते हैं। shareholder of the amalgamated companies become the shareholder of the new company and normally continue to have the proportion share equity in the new company। जितना उनका पुरानी कंपनियों में शेयर था उतना ही वे जनरली कंटिन्यू रखना पसंद करते हैं। अब आता है एब्जॉर्प्शन कंपनी में। एब्जॉर्प्शन में क्या था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब करा, एक तरह से खरीदा है। तो जो खरीदने वाली कंपनी है, परचेजिंग कंपनी, उसके तो अपने शेयर हैं और जिसको खरीदा जा रहा है उसके शेयर होल्डर्स को वे नई कंपनी में शेयर कितना दे वो उनके आपस में एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है रिकन्स्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी विद द प्रोपोर्शनेट ऑफ इक्विटी इन द न्यू कंपनी। जो नई पुरानी कंपनी है वो तो देखो ख़त्म ही करनी है क्योंकि उसके लॉसेस इतने हो रहे हैं। अब जो नई कंपनी बनाई है उसके शेयर होल्डर वे पुरानी कंपनी वाले ही जनरली होते हैं। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि तीनों के अकाउंट्स एक जैसे बनते हैं, ट्रीटमेंट तीनों के केस में एक जैसा होता है। बट डिफरेंस क्या है, तीनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंट है, थियोरेटिकली तीनों डिफरेंट है। इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन द अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ इंटायरली डिफरेंट। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में आपका
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, बाकियों में डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, बाकियों में चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में आपको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है? AS14 कौन देता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसने आपको AS14 दिया है अमलगमेटिंग कंपनीज़ के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें इसने जो डेफिनेशंस बताई है, ट्रांसफ़र कंपनी कौन सी होती है? जिसका बिजनेस जो अपना बिजनेस दे रही है, मीन्स द कंपनी विच इज़ अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, जो हो रही है अमलगमेशन में जो एक कंपनी अमलगमेट दूसरी में हो रही है वो। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब होता है कि मीन्स द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफरर कंपनी इज अमलगमेटेड, जिसके अंदर आप अमलगमेशन कर रहे हो, वो जो बड़ी कंपनी है वो ट्रांसफरी है। फिर है अमलगमेशन अकॉर्डिंग टू न्यू मीनिंग एंड अमलगमेशन मे बी ऑफ टू टाइप, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। आपका इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको आगे कि अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है और इन नेचर ऑफ परचेज क्या होता है। देखो बेटा, आपका इसमें एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट है, ज़रूर से ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। आप इसको नहीं रोक सकते, कोई एग्जामिनर नहीं रोक सकते इस चैप्टर में से 6 क्वेश्चन देने के लिए। तो इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी ज़रूर आता है और प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है हर बार ही आए, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप इसमें से ये अमलगमेशन क्या होता है, इसकी टाइप क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका एक तो इसका मीनिंग, ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, चलो मीनिंग, इसके जो टर्म्स हैं इसमें यूज़ होती है ट्रांसफरी ये कंपनी, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ये इसका पूरा बेसिक कंसेप्चुअल इसका एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखो। एक 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अमलगमेशन का आगे कंटिन्यू करेंगे।